सुप्रभात विद्यार्थियों, एक बार ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। हम भारतीय संविधान की विशेषताओं का अध्ययन कर रहे थे और अपन ने कुछ विशेषताओं का अध्ययन कर लिया था। अब हम आगे की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करते हैं और अपना जो अध्ययन है उसको अनुरत रूप से जारी रखते हैं। तो हमने कल 12 विशेषताओं का अध्ययन कर लिया था। अब 13वीं विशेषता आती है भारतीय संविधान की, वो है स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्याय एवं निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। न्यायपालिका यानी सामान्यतः देखा जाए तो संघात्मक शासन व्यवस्था है। संघात्मक शासन व्यवस्था वाले राज्यों में स्वतंत्र न्यायपालिका होती है और संघ एवं संघात्मक शासन व्यवस्था वाले जो देश होते हैं उनमें संघ और राज्य हैं, उनके बीच में परस्पर विवाद चलते रहते हैं। अनेक विवाद होते रहते हैं, जैसे नदी जल विवाद मान लो या सीमाओं को लेकर के विवाद मान लो। अनेक विवाद राज्य और केंद्र सरकार के बीच में चलते रहते हैं और साथ ही साथ संविधान की व्याख्या करने का जो अधिकार है, वह दायित्व है, वह भी न्यायपालिका का ही होता है। तो इन विवादों का निपटारा करने के लिए और संविधान की व्याख्या करने के लिए एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका का होना अति आवश्यक है, जो भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता मानी जाती है। अगली विशेषता है, उसका अपन अध्ययन करते हैं, वो है पंथ निरपेक्षता। यानी पंथ निरपेक्षता, देखो सबसे भारतीय संविधान में एक शब्द का प्रयोग किया गया है, पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता अर्थात भारत देश के संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान है, उसके अंतर्गत मूल रूप से इस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। यानी मूल रूप से भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द है, उसका प्रयोग या उसका उल्लेख कहीं पर भी नहीं किया गया था। परंतु 42वें संविधान संशोधन, कौन सा संशोधन? 42वां संविधान संशोधन कब होता है? 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में एक संशोधन किया जाता है और इस संशोधन के माध्यम से पंथ निरपेक्षता शब्द है उसको जोड़ा जाता है। तो सामान्यतः मूल संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द का कहीं पर उल्लेख नहीं किया गया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसका प्रयोग या इसको भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। अब बात करते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़ा गया है उसका क्या तात्पर्य होता है, यानी उसका क्या अर्थ होता है। पंथ निरपेक्षता, पंथ निरपेक्ष राज्य क्या होता है? पंथ निरपेक्षता का तात्पर्य है कि राज्य किसी धर्म विशेष को, यानी राज्य का मतलब यहाँ पर क्या है? पॉलिटिकल साइंस में अपन जो राज्य शब्द पढ़ते हैं उसका तात्पर्य यहाँ पर होता है, हमारे जो संविधान में उल्लेखित किया गया है उसका तात्पर्य होता है देश से। तो राज्य किसी भी धर्म को राज धर्म के रूप में, यानी अपने राज्य का, अर्थात हमारे भारत देश की बात करें तो भारत चाहे एक हिंदू राष्ट्र अपन कहते हों, लेकिन भारत का उल्लेख कि भारत एक हिंदू राष्ट्र होगा, भारत एक मुस्लिम राष्ट्र होगा, ऐसा कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया है। अर्थात भारत राज्य में किसी धर्म को राज धर्म घोषित नहीं किया गया है, यानी राज धर्म भारत का घोषित नहीं किया गया नहीं है। तो इसका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं किया गया, राजधर्म भारतीय संविधान का नहीं बताया गया, तो भारतीय संविधान है इसके अंतर्गत पंथ निरपेक्षता की परिभाषा देते हुए कह सकते हैं कि राज्य किसी धर्म को राजधर्म घोषित नहीं करेगा, बल्कि समान रूप से सभी धर्मों को समान संरक्षण प्रदान करेगा। यानी सभी धर्मों को समान संरक्षण प्रदान करेगा, अर्थात
भारत है, भारत की बात करें तो भारत में जो पंथ निरपेक्ष शब्द है उसको यहाँ पर अपनाया गया है और भारत में किसी धर्म को राज धर्म घोषित नहीं किया गया है और बल्कि इसके स्थान पर क्या कहा गया है कि सभी धर्मों के साथ समान संरक्षण की बात कही गई है। अर्थात भारत सभी धर्मों को समान संरक्षण प्रदान करेगा। किसी भी धर्म के साथ, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, किसी भी धर्म के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी को समान संरक्षण प्रदान किया जाएगा। तो ये तो थी पंथ निरपेक्षता की बात। अब आता है एक श्री वेंकटरमन, एक प्रसिद्ध विद्वान है वेंकटरमन। इन्होंने भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना के अंतर्गत जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़ा गया है उसके बारे में क्या कहा है। तो उन्होंने कहा है कि पंथ निरपेक्ष राज्य, कौन सा राज्य? पंथ निरपेक्ष राज्य है, न तो धार्मिक होगा, न ही अधार्मिक होता है और न ही धर्म विरोधी होता है और न ही धर्म विरोधी है। यानी वेंकटरमन है, श्री वेंकटरमन, इन्होंने कहा है कि पंथ निरपेक्षता का तात्पर्य भारत में है कि पंथ निरपेक्ष राज्य न तो धार्मिक होता है, न ही अधार्मिक होता है और न ही धर्म विरोधी होता है, बल्कि वह धार्मिक कार्यों और मामलों में तटस्थ होता है। तटस्थ यानी न तो इधर बोलता है, न इस साइड में, न इस साइड में, किसी का भी पक्ष नहीं लेता है, बल्कि धार्मिक कार्य और मामलों में क्या होता है? एकदम तटस्थ होता है, निष्पक्ष होता है। तो ये थी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो पंथ निरपेक्षता जो शब्द है वो जोड़ा गया वो। अब अगली विशेषता अपन पढ़ते हैं समाजवादी राज्य, यानी भारतीय संविधान है उसको समाजवादी राज्य या कहा जाता है। समाजवाद का क्या तात्पर्य है, यानी समाजवादी शब्द है भारतीय संविधान में क्यों जोड़ा गया, कब जोड़ा गया, मूल रूप से था या नहीं था, इन सभी के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो अगला है समाजवादी राज्य। 15वीं विशेषता आती है अपने संविधान की, समाजवादी राज्य। समाजवादी राज्य यानी मूल रूप से भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान में मूल रूप से समाजवादी शब्द का भी प्रयोग नहीं किया गया था। यानी समाजवादी शब्द है इसका प्रयोग भारतीय संविधान में मूल रूप से नहीं था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में समाजवादी शब्द को जोड़ा गया। और ये कहाँ जोड़ा गया? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। यानी प्रस्तावना में अब तक केवल और केवल एक ही बार संशोधन हुआ है। हम आगे इसका अध्ययन करेंगे पूरी प्रस्तावना का। तो वो 1976 में हुआ था और उस 1976 में जो ये 42वां संविधान संशोधन करके और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, जिनमें हमने पंथ निरपेक्षता का अध्ययन कर लिया, दूसरा है समाजवादी राज्य और तीसरा आता है अखंडता। तो ये 3 शब्द हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे। समाजवादी राज्य है, इसका क्या तात्पर्य है? समाजवादी राज्य ऐसा राज्य होता है या इसका तात्पर्य यह होता है कि उत्पादन और वितरण, यानी 2 चीजें हैं, उत्पादन और वितरण। यानी वितरण का मतलब लोगों में बांटना, यानी उत्पादित होना माल का बनना और वितरण होना, ये दोनों ही किसके हाथ में हो? समाज के हाथ में होने चाहिए। अर्थात उत्पादन और वितरण के जो साधन हैं उन साधनों पर दायित्व किसका होना चाहिए? समाज या अपन कहें कि सरकार का होना चाहिए। यानी समाजवादी राज्य ऐसा राज्य होगा जिसमें उत्पादन और वितरण के जो साधन हैं, संसाधन है, उन पर स्वामित्व किसका माना जाएगा? सरकार का माना जाएगा। तथा देश के बौद्धिक संसाधन, कौन से संसाधन? देश के बौद्धिक संसाधन हैं, इन बौद्धिक संसाधन हैं, इनका वितरण है, संसाधनों का वितरण ऐसे होना चाहिए, इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि ऊंच नीच का किसी प्रकार से किसी के साथ भेदभाव नहीं हो। यानी इनके साथ वितरण के अंतर्गत भेदभाव नहीं किया जाए।
तो भारतीय संविधान है, इसके अंतर्गत जो समाजवादी शब्द है इसका तात्पर्य ये होता है कि उत्पादन और वितरण के जो साधन हैं उन पर समाज यानी सरकार का स्वामित्व होना चाहिए, और साथ ही साथ भौतिक जो संसाधन है उनका वितरण इस प्रकार से होना चाहिए कि कहीं किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो, अर्थात अमीर और अमीर न बने, गरीब और गरीब न बने। अब अपन समाजवादी शब्द है, इसके साथ साथ अब अपन देखते हैं कि भारत देश में कौन सा समाजवाद है, यानी भारत देश में किस प्रकार के समाजवाद का उल्लेख किया गया है या कौन सा समाजवाद भारत के द्वारा अपनाया गया है। तो भारत में एक समाजवाद आता है लोकतंत्रात्मक समाजवाद या लोकतंत्रात्मक समाजवाद, यानी लोकतंत्रात्मक समाजवाद भारत में अपनाया गया। कहाँ पर अपनाया गया है? भारत में। और इस लोकतंत्रात्मक समाजवाद के जनक की बात करें कि लोकतंत्रात्मक समाजवाद के जनक कौन हैं, तो लोकतंत्रात्मक समाजवाद है, इसके जनक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू है, इनकी अवधारणा पर आधारित है कौन सा समाजवाद? लोकतांत्रिक समाजवाद। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अवधारणा पर आधारित समाजवाद है। अब अपने अगली विशेषता का अध्ययन करते हैं, एकात्मक एवं संघात्मक तत्वों का मिश्रण। यानी भारतीय संविधान में हमने जो विशेषताओं का अध्ययन हम कर रहे हैं, इन सभी विशेषताओं को अध्ययन की दृष्टि से देखें तो काफ़ी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। और इसी क्रम में अगली विशेषता है एकात्मक एवं संघात्मक, एकात्मक एवं संघात्मक तत्वों का मिश्रण, समावेश, कुछ भी बोल सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं। तो एकात्मक एवं संघात्मक तत्वों का मिश्रण, यानी एकात्मक तत्व कौन से होते हैं, संघात्मक तत्व कौन से होते हैं। तो सबसे पहले एकात्मक तत्व की बात करें तो एकात्मक तत्व वो होते हैं जिनसे किसी एक का, यानी संघात्मक शासन व्यवस्था वाला देश है भारत, कैसी शासन व्यवस्था? संघात्मक। तो जब संघात्मक शासन व्यवस्था की बात करें तो केंद्र और राज्य होते हैं वहाँ पर, तो उस संघात्मक शासन व्यवस्था में एकात्मकता की बात करते हैं तो एकात्मक जो शासन व्यवस्था है यहाँ पर देखें तो एकात्मकता में वो आते हैं जो केंद्र को ज़्यादा मजबूत बनाते हैं, और संघात्मक में वो आते हैं जो दोनों को शक्तियाँ प्रदान करते हैं, अर्थात केंद्र और राज्य दोनों को शक्तियाँ प्रदान करते हैं, वो तो आते हैं संघात्मक में। और ऐसे तत्व जो केवल और केवल एकात्मकता, यानी एक को ही, चाहे केंद्र को मान लो चाहे राज्य को मान लो, सामान्यतः केंद्र होता है क्यों ऊपर होता है राज्य से, तो केंद्र को ज़्यादा शक्तिशाली बनाने वाले तत्व कौन से हो गए? एकात्मक तत्व हो गए। और संघात्मक तत्व वो होते हैं जो केंद्र और राज्यों को दोनों को समान अधिकार प्रदान करते हैं। तो संघात्मक भारतीय संविधान एक में अपन बात करें तो एकात्मक तत्वों के साथ साथ संघात्मक तत्वों को भी अपनाया गया है और इनका समावेश किया गया है। संविधान निर्माता ये भारतीय संविधान में जो एकात्मक और जो संघात्मक दोनों को का सम्मिश्रण किया गया है, इसका क्या उद्देश्य था? तो हमारे जो संविधान निर्माता थे, यानी जिन्होंने संविधान का निर्माण किया था, संविधान निर्माता, उनकी एक आकांक्षा थी कि भारत देश है, उनको संविधान है, उनके केंद्र सरकार भारत की एकता को बनाए रख सके, अर्थात केंद्र सरकार है वो भारत की एकता और अखंडता, किसको? एकता और अखंडता को बनाए रख सके, एकता और अखंडता इनको बनाए रख सके। इसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारत में एकात्मक और संघात्मक दोनों प्रकार के तत्वों का समावेश उनके द्वारा किया गया। अब एकात्मक तत्व कौन कौन से हैं? तो एकात्मक तत्वों की बात करें तो एकात्मक तत्वों में देखें तो संघ सूची में महत्वपूर्ण विषय होना, संघ सूची हैं, अति महत्वपूर्ण विषय इसमें सम्मिलित किए गए हैं, अर्थात रक्षा से संबंधित है, विदेश से संबंधित है, इन सभी से महत्वपूर्ण जो संघ, जो रक्षा, विदेश,
इन सभी से जो संबंधित जो महत्वपूर्ण विषय हैं वो कहाँ पर सम्मिलित हैं? संघ सूची में। और संघ सूची में कानून कौन बनाता है? केंद्र सरकार बनाती है। कौन सी सरकार? केंद्र सरकार कानून बनाने का अधिकार रखती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि केंद्र सरकार यहाँ पर संघ सूची में जितने भी विषय हैं उन पर कानून केवल और केवल एकाधिकार है, अर्थात वो एकात्मकता की ओर झुका हुआ है। इसी प्रकार से समवर्ती सूची की बात करें तो समवर्ती सूची के अंतर्गत जो दूसरी सूची है समवर्ती सूची, इस सूची में केंद्र को प्रमुखता दी गई है। यानी किसको? केंद्र को। यानी दोनों बना सकते हैं कानून, तो केंद्र सरकार भी बना सकती है, राज्य सरकार भी बना सकती है, लेकिन प्रमुखता किसको दी गई है? केंद्र सरकार को प्रमुखता दी गई। अर्थात ये कुछ तत्व ऐसे हैं जो हमारे संविधान में एकात्मक तत्व होते हैं। जबकि संघात्मक तत्वों की बात करें तो संघात्मक तत्वों में देखें तो शक्तियों का विभाजन संघात्मक तत्व है। यानी संघात्मक तत्वों में शक्तियों का विभाजन करना यानी बंटवारा करना भारतीय संविधान है। इसके अंतर्गत 3 प्रकार की सूचियों का उल्लेख किया गया है, केंद्रीय या संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। तो इन 3 प्रकार की सूचियों के माध्यम से शक्तियों का विभाजन किया गया है। तो ये शक्तियों का जो विभाजन की जो बात है अपन देखें तो वो किसके अंतर्गत आती है? संघात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत आती है। अर्थात केंद्र और राज्य दोनों को अधिकार प्रदान करती हैं शक्तियाँ। तो इस कारण से अपन कह सकते हैं कि भारतीय संविधान है वो एकात्मक एवं संघात्मक दोनों ही तत्वों का सम्मिश्रण पाया जाता है। अगली विशेषता आती है आपातकालीन उपबंध। यानी ये तो थी संघात्मक और एकात्मक शासन व्यवस्था की बात। अब पढ़ते हैं अपन भारत देश में जब कभी आक्रमण की स्थिति हो जाए या ऐसी स्थिति आ जाए कि आपातकाल लगाना पड़े, लोगों के अधिकारों को सीमित करना पड़े, तो उनके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। आपातकालीन उपबंध, आपातकालीन उपबंध यानी आपात स्थिति आ जाए, यानी संकट की स्थिति आ जाए, संकटकालीन उपबंध भी बोल सकते हैं उनको। तो संकटकालीन स्थिति आ जाए तब भी भारतीय जो संघ है वो एकात्मक हो जाता है। कैसा हो जाता है? एकात्मक, यानी एक केंद्र के पास समस्त शक्तियां चली जाती हैं। तो भारतीय संविधान में जो 22 भाग हैं उन 22 भागों में से अपन बात करें भाग 18 की। भाग 18 है। इस भाग 18 में संविधान में मुख्यतः 3 अनुच्छेद, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352, 356 और 360 यानी 3 प्रकार का आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। तो संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360 यानी 3 प्रकार से आपातकाल लगाया जा सकता है संकट काल की स्थिति में। अब देखते हैं कि अनुच्छेद 352 है वो कब लगाया जाता है, अनुच्छेद 356 कब लगाया जाता है, अनुच्छेद 360 में क्या होता है। तो अनुच्छेद 352 की बात करें तो अनुच्छेद 352 है। इस अनुच्छेद 352 में जब बाहरी आक्रमण हो जाए, बाहरी आक्रमण यानी कोई बाहर का आक्रमण कर दे, युद्ध की स्थिति हो जाए या फिर युद्ध की स्थिति हो जाए तथा साथ ही साथ सशस्त्र विद्रोह हो जाए। कैसा विद्रोह? सशस्त्र यानी अस्त्र शस्त्रों के साथ विद्रोह हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में एक आपातकाल लगाया जाता है। उस आपातकाल का नाम होता है राष्ट्रीय आपातकाल। अर्थात अनुच्छेद 352 के तहत जिस आपातकाल की घोषणा की जाती है वह कौन सा है? राष्ट्रीय आपातकाल। बात करते हैं अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 के तहत किस प्रकार से, यानी ये तो पूरे भारत या बाहर के किसी राज्य क्षेत्र पर लगाया जाता है, जबकि अनुच्छेद 356 है यह राज्य में संवैधानिक तंत्र, राज्य में संवैधानिक का मतलब संविधान के अनुसार शासन व्यवस्था का संचालन नहीं हो रहा है, तब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में एक आपातकाल की घोषणा की जाती है और उस आपातकाल को लागू किया जाता है, तब उसका नाम होता है राष्ट्रपति शासन। यानी राज्य में किसका शासन हो गया? राष्ट्रपति के शासन की स्थापना हो गई। अनुच्छेद 356 की बात करें तो अनुच्छेद 360 है, यह होता है वित्तीय आपातकाल। किस प्रकार का आपातकाल? वित्तीय आपातकाल, जो आज तक
हमारे देश में कभी भी नहीं लगाया गया है, यानी वित्तीय आपातकाल इसको कहा जाता है। अब अपन बात करें कि भारतीय संविधान में आपातकाल की घोषणा का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव क्या होता है। यानी एक प्रश्न बनता है कि आपातकालीन उपबंध तो हैं 3 प्रकार के बता दिए, लेकिन जब आपातकाल की स्थिति लागू हो जाती है, आपातकालीन उपबंधों को लागू कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में हमारा संविधान एकात्मक हो जाता है। यानी हमारे भारत का जो संविधान है वो कैसा हो जाता है, एकात्मक हो जाता है, एकात्मक तत्वों से जुड़ जाता है, अर्थात समस्त शक्तियां हैं केंद्र सरकार के हाथों में चली जाती है। तो आज के लिए इस पार्ट जो हमारा भारतीय संविधान की विशेषता है, इसका पार्ट 3 है, इसमें आज के लिए इतना ही काफ़ी, बाकी अपन कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।